एवरीवन, मैं वर्षिका और आप सभी का मेरे YouTube चैनल रिसर्च होम साइंस में एक बार फिर से स्वागत है। आपको जैसा बताया गया था कि आपकी थ्योरी क्लास और न्यूट्रिशन की MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली अब चलेगी, तो आपकी थ्योरी क्लास के साथ ही आपको न्यूट्रिशन का जो MCQ क्वेश्चन है वो आज आपका पहला शुरू होने जा रहा है। आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, उसके आंसर भी टिक किए हुए हैं और ये ऐसे क्वेश्चन है कि मुश्किल ही है आप लोगों ने कहीं कभी इस तरीके के क्वेश्चन को देखा होगा। अगर देखा भी हो तो आप समझिए आपकी दोबारा एक बार प्रैक्टिस होती चलेगी। और आपको सेशन पसंद आए तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और आप साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन है और लास्ट में आपके 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको खुद से आंसर करने होंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, यूरिक अम्ल डैश है। क्या यूरिक अम्ल वसाम्ल होता है, प्यूरिन होता है, लिपिड होता है या लाइपोसोम? तो आप जान रहे हैं सारे क्वेश्चन में आंसर टिक किया हुआ भी है। आप चाहें तो एक्सप्लेनेशन सुनते चलिएगा और आंसर देते चलिएगा। तो यूरिक अम्ल एक क्या होता है? एक प्यूरिन होता है। ठीक है, प्यूरिन होता है। कैल्सीटोनिन डैश अमीनो अम्लों की संख्या वाला एक पेप्टाइड है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कैल्सीटोनिन में कितने अमीनो अम्ल होते हैं, 8, 16, 32 या 42? आंसर होगा यहाँ पे 32, क्योंकि इसका आंसर आप देखे होंगे कई क्वेश्चन अगर पढ़ा हो आपने तो इसका क्वेश्चन जो आंसर दिया हुआ है आंसर शीट में किसी किताब में, तो वहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कैल्सीटोनिन में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। यह एक पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन है जो मनुष्यों में थायराइड की पैराफोलिक्यूलर कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ध्यान दीजिएगा, कैल्सीटोनिन कहाँ से स्रावित होता है? मनुष्यों की थायराइड जो ग्लैंड होती है उसकी पैराफोलिक्यूलर कोशिकाओं से ये स्रावित होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोपामाइन निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्लों के द्वारा संश्लेषित की जाती है? डोपामाइन का संश्लेषण किस अमीनो अम्ल के द्वारा होता है? मिथियोनिन, हिस्टीन, टायरोसिन या ट्रिप्टोफेन? आपके सामने आंसर लिखा हुआ है, आंसर हो जाएगा टायरोसिन। ठीक है, टायरोसिन क्या है? देखिएगा, टायरोसिन एक गैर आवश्यक अमीनो एसिड है। गैर आवश्यक का ये मतलब है कि इसे हमें बाहर से ग्रहण करना, भोजन के द्वारा ग्रहण करना आवश्यक नहीं है। हमारा शरीर इसे खुद ही बना लेगा, जिसे शरीर फेनिलैनिन नामक अन्य अमीनो एसिड से बनाता है। ध्यान दीजिएगा, टायरोसिन को किससे बनाया जाता है? फेनिलैनिन नामक अन्य अमीनो एसिड से बनाया जाता है और ये भी एक अमीनो एसिड है, नाम आप जानते होंगे। मस्तिष्क की रसायनों के उत्पादन के लिए यह एक आवश्यक घटक है। आगे देखिए, अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल क्या है इनमें से जो अर्ध आवश्यक है? ल्यूसिन, एलानिन, वेलिन और अर्जिनिन। देखिए, अर्ध आवश्यक कहा जाए, एक एसेंशियल और एक नॉन एसेंशियल। आप लोगों ने इस तरीके से अमीनो एसिड पढ़े होंगे। 2 ऐसे होते हैं जो कि अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल की श्रेणी में आते हैं, तो इनमें आंसर हो जाएगा अर्जिनिन। अर्जिनिन के साथ एक और भी कौन सा नाम है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे देखिए, प्रोटीन के चयापचय में सहायक, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, हार्मोन के रिसाव, घाव भरने में अर्जिनिन सहायक होता है। ज़रूर याद रखिएगा अर्जिनिन का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन मुख्यतः किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं? ये पूछ रहा है कि प्रोटीन का अंतिम उत्पाद या अंतिम रूप क्या होता है? डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, एमिनो एसिड या पॉलीपेप्टाइड? आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमीनो एसिड। आप जानते होंगे प्रोटीन अमीनो एसिड में बदल जाता है, तभी हमारा शरीर इसको अवशोषित करता है। निम्न में से आवश्यक अमीनो एसिड है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आइसोल्यूसिन। ठीक है, आइसोल्यूसिन किस में आता है? अमीनो, जो आवश्यक अमीनो एसिड होता है उसकी श्रेणी में ये आता है। मानव शरीर में कौन सा अमीनो अम्ल नियासिन में परिवर्तित होता है? याद रखिएगा, ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जो हमारे शरीर में जा करके नियासिन में परिवर्तित हो जाता है? तो वो आंसर हो जाएगा ट्रिप्टोफेन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिप्टोफेन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने लिखा है, किसकी उपस्थिति के कारण प्रोटीन कार्बोज व वसा से भिन्न है? यहाँ पे ये पूछ रहा है कि प्रोटीन में ऐसा क्या पदार्थ पाया जा रहा है जिससे कि यह ना कार्बोज बन पा रहा है ना वसा, या कार्बोज और वसा से ऐसी कौन सी चीज़ इसमें मिला दी गई है कि प्रोटीन इनमें से अलग हो जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। आपको याद होगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों का संगठन होता है। ठीक है, लेकिन अंतिम एक नया चीज़ है या अतिरिक्त चीज़ है, वो है नाइट्रोजन, जो कि सिर्फ प्रोटीन में ही पाया जाता है। सल्फर युक्त अमीनो एसिड कौन सा है? तो मिथियोनिन।
सल्फर युक्त अमीनो एसिड मिथियोनिन होता है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। सिस्टीन और मिथियोनिन में सल्फर उपस्थित होता है। आप याद रखिएगा, अगर पूछा जाए सल्फर युक्त अमीनो एसिड तो एक तो मिथियोनिन होता ही है, अगर मिथियोनिन ऑप्शन ना हो तो आप सिस्टीन ऑप्शन ढूंढिएगा। मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत ग्लूकोज होता है। यही रीज़न है कि हमें कार्बोज ज़रूर लेना चाहिए। ट्रिप्टोफेन क्या है? ट्रिप्टोफेन एक आवश्यक अमीनो एसिड है। आवश्यक अमीनो एसिड मतलब इसे हमें भोजन के द्वारा ग्रहण करना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सामान्यतः मोनोसेक्राइड्स के नाम से जाने जाते हैं। हेक्सोज, पॉली, डाई या सफ़ी। तो याद रखिएगा, जो हेक्सोज है ना वो मोनोसेक्राइड होते हैं, या मोनोसेक्राइड को हम लोग हेक्सोज भी कहते हैं। थायमिन एच के नाम से जाने जाते हैं तो बायोटीन। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। विटामिन एच, ठीक है, आपने ABCD E के तक ही पढ़ा होगा। विटामिन एच के नाम से बायोटीन को जाना जाता है। आगे देखिए, पेंटोथेनिक जो कि B5 होता है। पेंटोथेनिक डैश भाषा के शब्द पेंटोथिन से बना है, जिसका अर्थ है सर्वव्यापी। याद रखिएगा, पेंटोथेनिक का अर्थ होता है सर्वव्यापी। यहाँ पे पूछ रहे हैं किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का, हिंदी, यूनानी, ग्रीक या रोमन। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ग्रीक। जो पेंटोथेनिक शब्द पेंटोथीन से बना है, पेंटोथीन शब्द ग्रीक भाषा से आया हुआ है, जिसका अर्थ हिंदी में होता है सर्वव्यापी, मतलब सब जगह व्याप्त, सब जगह पाया जाने वाला। याद रखिएगा, एक शब्द यहाँ पे लिखा है यूनानी। यूनानी शब्द ग्रीक भाषा की ही एक ब्रांच है, एक शाखा है। अगर आपको कहीं पर आंसर में ग्रीक शब्द नहीं दिख रहा है ना, तो आप यूनानी के साथ भी आंसर टिक कर सकते, ठीक है। ग्रीन आलमंड के नाम से जाने जाते हैं, या ग्रीन आलमंड किन्हें कहते हैं? तिल, बादाम, पिस्ता, ब्रोकली। याद रखिएगा, जो ग्रीन आलमंड, आलमंड मीन्स तो बादाम होता है ना, यहाँ पे पूछ रहे हैं हरा बादाम कौन है, तो आंसर हो जाएगा पिस्ता। यीस्ट की वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापक्रम कितना होना चाहिए? किस टेम्परेचर में यीस्ट का जो वृद्धि है वो सबसे अच्छी तरीके से होता है? 70 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, 80 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, 80 से 90 डिग्री सेल्सियस, या 4 से 5 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पर देखिएगा 80 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, सेल्सियस नहीं फ़ारेनहाइट। यहाँ पे आंसर याद रखिएगा। इस टेम्परेचर में यीस्ट की जो वृद्धि होती है काफ़ी अच्छी तरीके से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेस्पेरिडियम फल का उदाहरण है। देखिए यहाँ पे ये फल के क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको ये शब्द देखने को मिलेगा। हेस्पेरिडियम एक श्रेणी, एक वर्गीकरण किया गया है। इस श्रेणी में आने वाले फल का उदाहरण नींबू, संतरा, मौसमी, चकोतरा, ये सभी होते हैं, ठीक है। ये सारे फल किसके अंतर्गत आते हैं? हेस्पेरिडियम फल के उदाहरण है ये। आगे देखिएगा, इन सभी फलों को साइट्रस फूड भी कहा जाता है, फ्रूट कहा जाएगा एक्चुअली, ये ध्यान रखिएगा। फूड कहें या फ्रूट कहें, दोनों कह सकते हैं हम। इन लोगों को इनको नींबू, संतरा, मौसमी, चकोतरा, इन सबको हम साइट्रस फ्रूट या फूड दोनों कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कच्चे फल में स्टार्च होता है, ये बात जरूर याद रखिएगा कि कच्चे फल में स्टार्च होता है, ठीक है। पके फल में स्टार्च नहीं होता, कच्चे फल में स्टार्च होता है, जो कि पकने पर डैश में बदल जाता है। तो ये पकने पर शर्करा में बदल जाएगा, शर्करा में बदल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चावल किसे कहते हैं? यहाँ पे सारे चावल की वैरायटी आपके सामने लिखी हुई है। इनमें से भारतीय चावल किसे कहते हैं? याद रखिएगा, जो जंगली चावल के नाम से जाना जाता है, वाइल्ड राइस, इसे ही हम लोग भारतीय चावल भी कहते हैं। आगे विटामिन, और ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, विटामिन को जल एवं वसा में घुलनशील आधार पर वर्गीकृत किसने किया? आप जानते होंगे विटामिन हम लोग पढ़ते हैं तो दो आधार पे पढ़ते हैं, एक जल में घुलनशील, दूसरा वसा में घुलनशील। तो यहाँ पे है कि इसको इसे कैटेगराइज किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा मैकॉलम ने, ठीक। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन वसा में है, तो इसको अलग अलग किसने किया है? मैकॉलम ने, ठीक है। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, दोनों का आंसर आप बताइएगा कमेंट में कि पहाड़ों पर चढ़ने पर वायुमंडलीय दाब एकदम से घट जाता है, ठीक है। ये ज़रूर याद रखिएगा कि जब हम पहाड़ों पे चढ़ेंगे ना तो हमारा जो वायुमंडलीय दाब होता है वो अचानक से घटना शुरू हो जाता है, जिससे कि BMR, मतलब BMR पे क्या असर पड़ेगा? क्या BMR भी घट जाएगा, बढ़ जाता है, एक समान रहता है, परिवर्तित होता रहता है? आंसर आप कमेंट में बताइएगा।
क्वेश्चन है, मुल्डर ने प्रोटीन नाम कब दिया? पहली बात तो ये, प्रोटीन नाम किसने दिया है? मुल्डर ने। और कब दिया है, बस ये ईयर आपको बताना है। क्या 1764 में, 1836 में, 1838 में, 1977 में? तो आप दोनों के आंसर कमेंट में बता दीजिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा? डेली आप इस तरीके से जुड़े रहिएगा। आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपका डेली क्लास चलता रहे। और आप लोगों की जब क्लास चलेगी तो एकदम कंटिन्यू क्लास करते रहिएगा, ताकि आपकी नोट्स तैयार होती रहे और पढ़ते भी जाए आप लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।